भारत के शूरवीर 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध में देश के लिए डटकर लड़े। दरअसल 1962 के चीनी हमले में चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से न सिर्फ दोगुनी थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। चीन के पास न सिर्फ रसद भरपूर था, बल्कि चीनी सेना को 10 साल पहले कोरिया में युद्ध का अनुभव भी था। इस सब के बावजूद भारतीय सेना ने डटकर चीन की सेना का सामना किया। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं पराक्रम। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन सरकार की विदेश और सुरक्षा नीतियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। भारतीय विदेश नीति में नेहरूवादी युग का अंत माना जाने लगा था। ये कहा जाता है कि चीन के साथ युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक रूप से अधिक शक्तिशाली और यथार्थवादी भारत का उदय हुआ था। इस युद्ध ने भारतीय विदेश नीति को एक नया आयाम दिया था। यह नेहरूवादी नीति ही थी जिसके तहत भारत और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हुए थे और हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू युग के विदेश नीति का स्लोगन बन गया था। और 1962 के भारत चीन युद्ध ने इसी नीति, व्यवहार और सोच को भारी झटका दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद संसद में खेद जताते हुए कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। ये बात उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हालांकि चीन के साथ लगातार चल रहा संघर्ष नवंबर 1959 के शुरू में हिंसक हो गया था, जब लद्दाख के कोंग काला में पहली बार चीन ने खून बहाया था। आखिर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच ऐसा क्या था जो इस युद्ध की जड़ में था? दरअसल भारत चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर विवाद था। अक्साई चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है, और चीन शिनजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। टकराव यहीं से शुरू हुआ जो युद्ध में बदल गया। भारत की आज़ादी के बाद से भारत सरकार की नीतियों में से एक चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना था। भारत चीन के जनवादी गणराज्य को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। 1950 में चीन ने ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत ने विरोध पत्र भेजकर तिब्बत मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। 1954 में चीन ने भारत अक्साई चीन के माध्यम से झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया। इस बारे में भारत को 1959 में पता चला, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। सितंबर 1958 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के रूप में दिखाने वाले चीन के आधिकारिक मानचित्र का विरोध किया। 1958 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे चीनी सेना ने बेरहमी से दबा दिया, जिसके बाद 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए। जनवरी 1959 में झोउ एनलाई, जो कि चीन के प्रीमियर थे, ने पहली बार लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश दोनों में 40,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे की घोषणा की। 1960 में झोउ एनलाई ने भारत का दौरा किया और झोउ एनलाई ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को वापस लेने के बदले में अक्साई चीन पर अपने दावे छोड़ दे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया।
लगातार हिंसक झड़पों के बाद चीन ने अंततः 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया। चीन ने केवल 4 दिनों में अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि चीनी सेना तेजपुर असम तक पहुंच गई। इसके बाद 3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई और बातचीत शुरू हो गई। चीन ने भारत के सामने अपनी सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत सरकार ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चीन पहले ही 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है, अब हम इसके भी 20 किलोमीटर पीछे नहीं जाएंगे। चीन के प्रस्ताव को न मानने पर 14 नवंबर को युद्ध फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम के बाद चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश से तो हट गई, लेकिन चीनी सेना अक्साई चीन से पीछे नहीं हटी। 1962 के युद्ध का परिणाम साफ था। भारत रणनीति के साथ साथ सैन्य मोर्चे पर भी ये युद्ध हार चुका था। हालांकि भारत चीन युद्ध के कई पहलू हैं। भले ही भारत युद्ध हार चुका था, पर 1962 का ये युद्ध भारत के विदेश और सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। आज देश की सेना के पास मौजूद हथियार आधुनिक हैं। दुश्मनों के दांत खट्टे करने का जज्बा पहले से कई गुना अधिक है।